हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या चेक किया जाता है और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़कों या लड़कियों को बाहर कर दिया जाता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी मेल अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर बताइए कि हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या आप फॉर्म भरते समय गलती कर जाते हैं जिसके कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी जानकारी मैं दे दूंगा। एक भी आपके डाउट दिमाग में नहीं रहने वाला है, सभी डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभी जो फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा नामांकित मूल प्रमाण पत्र और उनकी एक सेट स्वयं प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। कहने का मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसका ओरिजिनल तो आपको ले जाना ही है, उसका ये आपको कॉपी भी करा लेना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉपी ही वहाँ पर रख लिया जाता है। आपको ओरिजिनल देखा जाता है और कॉपी रख लिया जाता है। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अब भी बता देता हूँ क्या क्या आपको लेकर जाना होगा। ठीक, जो मेल अभ्यर्थी का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फीमेल का तो 11 मार्च 2022 यानी कि आज खत्म हो जाएगा। ठीक, 8415 पदों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब कि आधार कार्ड आपको ले लेना है। सिंपल सी साधारण भाषा में मैं बोलूँ, सिर्फ आधार कार्ड आपको ले लेना है। ठीक, फिर आपको इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। कहने का मतलब कि आपका जो ये फॉर्म भरे हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ये इंटरमीडिएट पर है, तो इंटरमीडिएट के आपको क्या क्या लेना है, रिजल्ट ले लेना है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ले लेना है। और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो ले सकते हैं, प्रोविजनल होगा तो वो ले लीजिएगा। ठीक, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये आपको डेट साफ साफ दिया है कि 1/8/2020, इससे पहले ही आपको शैक्षणिक अर्हता आपका पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब कि इससे पहले ही जो डेट इशू डेट होगा आपको सर्टिफिकेट पर, वो इशू डेट इससे पहले होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, इससे कन्फ्यूज़न में मत डालिएगा कि इससे पहले आपने पास कर लिया है इंटरमीडिएट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो आपको जन्म तिथि होगा वो किससे देखा जाता है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जन्म तिथि क्यों देखा जाता है, किस किस के कारण आपको बाहर करता है, जन्म तिथि के कारण क्यों बाहर कर देता है, ये भी मैं बता दूंगा। सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, जो भी आरक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं, जो या आपको आरक्षित कोटि में फॉर्म डाले होंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बिहार के निवासी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए महिला अभ्यर्थी, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, विवाहित भी हो सकती हैं और अविवाहित भी हो सकती हैं, उनका जो प्रमाण पत्र बनेगा, जाति प्रमाण पत्र या जो भी निवास बनेगा, वो अपने पिता के नाम पर बनेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ दिया हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो दिया ही है, आगे भी कहाँ दिया हुआ है ये देख लीजिएगा। पिता के आधार पर निर्गत होने के लिए मान्य होगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र, जो इस बार लग रहा है ईबीसी बीसी के लिए कि नॉन क्रीमी लेयर। ठीक, मैंने इसका पहले ही आपको सूचना दे दिया था, काफ़ी अभ्यर्थी बना लिए थे। अभी नहीं जिन्होंने बनाया वो बनवा लीजिए कि ये लगेगा तो लगेगा। ठीक, यहाँ पर कि पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए जो है नॉन क्रिमिनल एनसीएल जिसे बोला जाता है। ठीक, प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी क्या करेंगे कि अपने पापा के नाम पर, मैं इसके पिता के नाम पर, जो शादी हो गया वो भी और जिसका शादी नहीं हुआ है वो भी, ये प्रमाण पत्र बनवाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा। फिर आपको देखिए, 6ठे नंबर पॉइंट में क्या है कि अस्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र। जैसे कि आप अस्थायी निवासी हैं, कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं, तभी तो आरक्षण की सुविधा मिलेगा। तो बिहार का निवास आपको होना चाहिए। ठीक, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, नया भी चलेगा, पुराना भी चलेगा। पुराने कहने का मतलब 6 महीना 1 साल पुराना भी चलेगा। ठीक, लेकिन नया अगर है तो बहुत ही बेहतर है। नया में आपको जैसे कि आपको ब्लॉक स्तर पर अगर साइन है तो वो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्लॉक स्तर से भी चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बिहार राज्य के गृह रक्षक अगर होम गार्ड में कोई है तो वो अपना प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। ये साफ साफ इसमें दिया हुआ है। मूल गोरखा मूल के हैं कोई तो वो अपना प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। ठीक, और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर वाले होंगे तो अपना प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। ठीक, तो ये सब जिनको आपको आरक्षण आरक्षण मिलता है वो सब के लिए प्रमाण पत्र है। और ये जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये आपको ले जाना है कहाँ पर, जब फिजिकल आप देने जा रहे हैं उस समय। ठीक, और इसका कॉपी भी आप लोगों को करा लेना है, ओरिजिनल के साथ साथ कॉपी, क्योंकि कॉपी रख लिया जाता है और कॉपी के नीचे क्या कर दिया जाता है कि आपका सिग्नेचर करा लिया जाता है। ठीक, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं और दे दूँ
जो कि आप लोग हमको नहीं पता है कि बहुत लोग ये बात जानते होंगे। एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन पास वाला भी ले जाइएगा, ठीक। फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पास वाला भी लेकर जाना होगा। ये कब काम आएगा वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेजुएशन पास वाला कब काम आएगा और कैसे आपको लाभ पहुंचा सकता है, ठीक। तो वो मैं आपको जानकारी दूंगा। और जरूर उसका भी छायापति ओरिजिनल लेकर जाइएगा, छायापति उसका भी लगा दीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताऊंगा। मेघा सूची देखिए, मेघा अब यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उतना मैं पूरा आपको बता दिया, ठीक। फिर आपको कोरोना वाला आप लेकर जाइएगा, कोरोना के जो सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे आप टीका लगवाए होंगे वो लेकर चले जाइएगा, ये बेटर होगा, ठीक। तो ये आपको जो जितना लेकर जाना है मैं आपको बता दिया। फिर आप देखिए मेघा सूची, यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म भरते समय लड़के क्या क्या गलती कर देते हैं तो कैसे छटते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ जन्म तिथि, दूसरा नंबर अपना कैटेगरी गलत कर देते हैं तो, तीसरा नंबर जैसे कि जो शैक्षणिक योग्यता 12th तक ही है, सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन तक है तो उसका भी उपयोग कीजिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर क्या गलती कर देते हैं कि निवास, निवास वाला भी अगर गलत कर देते हैं, जैसे कि आप कौन से जिला से बिलोंग करते हैं गलत जगह से डाल दिए, तो गलत जिला से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आप मान लीजिए कि रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक। मतलब आपका रोहतास जिले से निवास होना चाहिए, आप क्या कर दिए कि फॉर्म में तो रोहतास डाले और ऐसे कैमूर बनवा कर ले जा रहे हैं, तो ये भी आपका गलत है। और इसके आधार पर भी आपको छाटा जा सकता है। क्यों छाटा जाएगा सबका मैं प्रमाण आपको बताने वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो ये मुख्य प्रमाण होता है, जैसे कि आपको पिता का नाम, माता का नाम और आपका नाम, इसमें अगर थोड़ा माइनर आपके नाम में तो नहीं होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में आपको मेन देखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपके नाम में नहीं मतलब होना चाहिए, साफ साफ आपके नाम में कोई गलती नहीं होना चाहिए। आपके पिता के नाम में मान लीजिए कुछ गलती है तो उसका एफिडेविट लगाइए, या सुधारवाने के लिए दिए हैं तो वहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पुराना नया, काफ़ी अभ्यर्थी पुराना नया बोलते हैं, तो देखिए जब आप सुधरवाइएगा तो ओबीसी सी बात है, सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको बताना पड़ता है। जैसे कि 10th में जो सीरियल नंबर होता है, 12th का जो सीरियल नंबर अगर कुछ भी आप बदलवाते हैं तो बदलता है, जिसमें आपका गलती होता है वहीं तो बदलवाइएगा। और वहाँ पर बदलता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको बता देना है कि देखिए सर हम गलती किए थे तो फिर सुधरवाने के लिए दिए थे तो ये आया था और मेरा सीरियल नंबर और आपको जो इश्यू डेट है वो बदल गया है। और पुराना वाला भी आपको छायापत्ती दिखा दीजिएगा कि देखिए सर ये पुराना वाला था। इसमें क्या पैनिक होने की जरूरत है, काफ़ी अभ्यर्थी बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने खुद से ही लीगली तौर पर करवाया, जो बिहार सरकार आपको सुविधा देता है, और वो आपका हक है कि आपने गलत अगर हो गया है, आपको सरकार ने गलत कर दिया है या आपके द्वारा ही गलत हो गया है तो आप उसको सुधरवाओगे, पैसा लगता है, मेहनत लगता है, ठीक। तो इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो मेघा सूची बनता है ये आपको दौड़ पर बनता है, ऊंची कूद पर बनता है, गोला फेंक पर, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल आपको किस पर बनता है तो रन जो फिजिकल होता है उस पर बनता है। रिटेन पर बस रिटेन क्वालिफाई होता है, फिर भी उसमें देखिएगा काफ़ी कट ऑफ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि मेघा सूची जब शारीरिक दक्षता परीक्षा पर बनता है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिएगा ज़्यादातर का हर अर्थ में एक कैटेगरी में जब कट ऑफ का आप देखिएगा तो लगभग 4 नंबर के अंतर होता है, मतलब कि 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा, ऐसे कर अंतर आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर बढ़ता है गोला फेंक में और हाई जंप में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर जब लड़कों का नंबर सेम हो जाएगा या लड़कियों का नंबर सेम हो जाएगा तो उस स्थिति में किसको लिया जाएगा। और उसी स्थिति में देखिएगा बहुत से लड़के लड़कियां ये बोलते हैं कि मेरा जो है 72 नंबर आ रहा था और 72 मेरा कट ऑफ गया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी उनका डाउट आज खत्म हो जाएगा कि आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और पहले वाला का सिलेक्शन कैसे हो गया जो कि 72 पर ही हुआ है। चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक एक आपको डाउट क्लियर होगा। शारीरिक दक्षता या योग्यता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक, यहाँ पर देखिए समान अंक अगर प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कि 2 अभ्यर्थी हैं ए और बी, वो दोनों 76 अंक प्राप्त करते हैं, ए है ये बी है, ठीक, समान अंक प्राप्त करते हैं दशा में, मेघा सूची में उनके स्थान का अवतरण उनकी जन्म तिथि के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए अब उनकी जन्म तिथि यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जन्म तिथि अगर गलत आप भरते हैं तो 2 चीज़, एक तो आपको सर्टिफिकेट इशू में दिक्कत जो होता है मिलाने में कि आपका एज कितना है, और दूसरा नंबर कि यहाँ आरक्षण वाला, जब भी आरक्षण वाला जैसे आरक्षित श्रेणी पर कोई भी अगर ये दिक्कत होता है तो पूरा मेंटेन करना पड़ता है पूरा लिस्ट, इसलिए आपको क्या कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। ये आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा, नहीं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर मिसमैच लिख दिया जाएगा फिजिकल के समय ही, और फिर आपको कह दिया जाएगा कि अब जाइए CSBC में अपना एप्लीकेशन डालिए, फलना टिलना जो भी करना है करिए, लेकिन उससे कोई फायदा उदा होगा नहीं, आपको बाहर के रास्ता दिखा दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जन्म तिथि और समान अंक प्राप्त करने वाले को क्या होगा उनकी जन्म तिथि पर देखा जाएगा, देखिए ठीक। और समान जन्म तिथि वाले तो देखिए अब क्या हुआ कि समान जन्म तिथि वाले होंगे, समान ईयर वाले होंगे, समान जन्म तिथि वाले हो गए, समान अंक भी है, समान जन्म तिथि है, तो यहाँ पर देखिए समान अंक और समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर
यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या गेम हो गया, मैं क्यों बताया आपको कि ट्वेल्थ के बाद भी अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी सर्टिफिकेट लगाइएगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ट्वेल्थ के ऊपर आप क्या हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप क्या हो गए हैं, आपको ग्रेजुएट हो गए हैं। और ये इस स्थिति में अगर आपका जन्म तिथि भी बराबर हो जाता है किसी कैंडिडेट का, और उसके साथ आपका मार्क्स भी बराबर हो जाता है फिजिकल में, तो इसमें अगर उसने ट्वेल्थ किया है और मात्र आप ट्वेल्थ किया है और ग्रेजुएशन कर रहा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको सबसे पहले लिया जाएगा कि ना कि उसको लिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, जब समान अंक और समान डेट ऑफ ईयर या डेट ऑफ बर्थ बराबर हो, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में अधिक उम्र वाले, जैसे कि कहिएगा कि सर समान अंक तो मान लीजिए ए है, बी है, तो इसमें ये भी 72 प्राप्त किया, ये भी 72 प्राप्त किया। ठीक, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि किसको ज़्यादा, तो समान जैसे जैसे आपको इसका मान लीजिए बी का आपको उम्र जो हो गया है 24 साल है, आपका जो है 21 साल है, तो किसको लिया जाएगा, तो 24 साल वालों को, क्योंकि उसको अटेम्प्ट भी तो उसका कम हो रहा है, उसका अटेम्प्ट भी तो कम हो रहा है, इसलिए 24 साल मतलब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को लिया जाता है। और इसी दशा में देखिएगा कि पिछली बार समान अंक प्राप्त करने वाले भी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट में ये हुआ है, असंतोष बढ़ गया था। और मैंने बताया भी था वीडियो बनाकर ये बात कि देखिए समान अंक प्राप्त करने वाले में देखा जाता है कि जन्म तिथि क्या है। अगर जन्म तिथि में देखा जाता है, जन्म ऑफ ईयर देखा जाता है, अगर मान लीजिए बड़ा है वो आपसे समान अंक प्राप्त किया है तो उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में अधिक उम्र एवं समान प्राप्तांक और समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी के दस्ता में शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों को मेघा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। मेघा सूची में उच्चतर रखा जाएगा मतलब कि मेघा सूची में उनको पहले स्थान दिया जाएगा। तो यहाँ से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको समान अंक लाने की दिशा में भी अगर डेट ऑफ बर्थ समान होता है, मतलब कि समान ईयर में आता है या समान होता है, तो उस स्थिति में किसको ज़्यादा आपको तवज्जो दिया जाता है, जिसका उम्र ज़्यादा है और जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा है। ठीक, इसलिए मैंने आपको दो चीज़ बताया कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो जरूर वो सर्टिफिकेट लगाइएगा और इसे हल्का में मत लीजिएगा। बोलिए कि सर कैसे समान हो सकता है, कैसे, मैं आपको बता दूं हजारों अभ्यर्थी के पिछले साल आपको समान हो गया था, समान ईयर हो गया था। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में जो छठे हैं सेम अंक लाकर आपको क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और आप बोलिएगा कि सेम अंक कैसे आ सकता है, बहुत अभ्यर्थी का सेम अंक आता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें 4 का अंतर होता है मार्क्स में, ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है कि एक एक और पॉइंट नंबर का आपका अंतर होगा। ठीक, ये बात ध्यान में एकदम कान खोलकर डाल लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे का प्रावधान क्या है यहाँ पर कि शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट और समक्ष के अधिक प्राप्त करने वाले मेघा सूची के ऊपर रखा जाएगा। अब कहिएगा ई का सर दे दिया, देखिए समान अंक प्राप्त कीजिएगा, मान लीजिए कोई ए और बी कैंडिडेट है, दोनों का समान अंक है, समान आपको क्या हो गया है, उम्र है, और समान यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता भी हो जाएगा, वो भी ग्रेजुएशन किया है। ठीक, अब इस दिशा में कैसे निर्णय लिया जाएगा, तो इसमें देखा जाएगा आपको उसके रिजल्ट में कितना मार्क्स आया है। ठीक, कहने का मतलब कि वो आपको शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें इंटरमीडिएट में कितना उसका मार्क्स आया। मान लीजिए कि ए वाला को दोनों समान है, ए वाला को आया है 370 मार्क्स और बी वाला का आया है 371 मार्क्स, तो कहाँ इसको किसको बी वाला को तवज्जो दिया जाएगा, 371 मार्क्स वाला को। ठीक, यही इसमें आपको बता रहा है ये सेकंड नंबर पॉइंट में कि उसमें मेघा सूची ऊपर रखा जाएगा जिसका अधिक अंक प्राप्त होगा इंटरमीडिएट में। ठीक, अब देखिए, और उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद समानता की दिशा में अभ्यर्थी का स्थान मेघा सूची में उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आधारित किया जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिएगा, अब ये भी बराबर हो गया, मतलब कि नंबर भी बराबर हो गया मान लीजिए एक तरफ से, तो वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कहने का मतलब इतना नहीं जाता है, लेकिन इतना चला जाएगा भी, क्योंकि सभी प्रावधान कर लिए जाते हैं पहले से ही, बाद में क्या मतलब कि इधर उधर करना है। तो मान लीजिए कि ये भी अगर बराबर हो जाता है तो ये देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेट में कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे बाद आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, मेगा सूची तैयार किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को सेवा पदों का आवंटन द्वारा आवेदन पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पर खेला क्या हो जाता है, ये देखिए, ये तो है नहीं कि इसमें जिला भी पुलिस है, इसमें बीएमपी भी है, और भी जैसे कि रेलवे वाला में भी पुलिस है। आप अपने अपने दिए होंगे, रैंक सजा दिए होंगे कि मैं ये इसमें सबसे पहले जाना चाहता हूँ, और उसी आपको जो नंबर लाइएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका बनता है और उसी में आपको भेजा जाता है। ठीक, अगर उतना नंबर आ जाता है फिजिकल में तो उसको आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, जो कि सबसे पहला आपका चॉइस होगा। ठीक, और ये मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर क्या काम गड़बड़ाता है, जैसे यहाँ पर निवास वाला काम गड़बड़ाएगा। देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि शैक्षणिक योग्यता वाला कैसे हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ वाला कैसे गड़बड़ा जाता है। अब यहाँ पर निवास वाला कैसे होता है कि निवास अगर गलत करते हैं या गलत पाया जाता है तो वो कैसे गड़बड़ाता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए, बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान।
अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि बिहार पुलिस में भी वामपंथी जिले वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रावधान कर दिया गया है और कुछ सीटें जो है आरक्षित कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये किया गया है कि आलोक में यहाँ पर सिर्फ देखिए, सिर्फ किसमें, तो इंडिया रिजर्व वाहिनी के कुल रिक्त पदों के 30% यानी कि 62 पदों पर। अब जब 62 पदों पर हुआ है, एक ही पद पर होगा, मान लीजिए एक भी पद पर होगा, तो पूरा लिस्ट आपको जब भी आरक्षण वाला तैयार होगा, पूरा जब रिजल्ट तैयार होगा, अगर उसमें आप गलती करते हैं तो पूरा लिस्ट सुधारना पड़ता है। और ये काम सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए तो सीएसबीसी बैठकर करेगा नहीं, क्योंकि गलती आपका है और पूरा आपके गलती के चलते 10 दिन आपको तो बर्बाद करेगा नहीं वो। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये है, जो इंडिया रिजर्व वाहिनी में जो आपको 62% सीट रिजर्व हो जाता है, ये किसके किसके लिए है, तो यहाँ पर देखिए, हिंसा प्रभावित जिले जैसे कि नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण पुलिस जिला बगहा स्थित है। ये सभी आपको इनको सुविधा मिलता है इसमें। और अगर मान लीजिए कि आप हैं पश्चिमी चंपारण के और गलती से आप डाल दिए पूर्णिया, पूर्णिया आप डाल दिए और निवास आप बनाकर आप फॉर्म में भरे हैं पश्चिमी चंपारण और निवास बनाकर ले जा रहे हैं पूर्णिया का, तो उस स्थिति में तो आपका गलत होगा ना, उस स्थिति में आपको तो बाहर किया जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि निवास में भी आपको गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभावित होगा जब भी आपको जो होता है, जैसे आरक्षित जो तैयार किया जाता है जिसमें आपको आरक्षण की सुविधा होता है, जैसे भी वो प्रभावित होता है लिस्ट, तो सिर्फ आपको इंडिविजुअल कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए ये काम नहीं किया जाता है। और साफ साफ ये भी जानकारी दे दिया गया था कि ये सब गलती होने के कारण आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको रद्द कर दिया जाएगा। और पिछले साल लगभग 700 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, 700 से अधिक अधिक अभ्यर्थी। और फिर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक वार्निंग के तौर पर मैं आपको जारी करता हूँ, आगे के डिटेल्स फिर मैं बताता हूँ कि जो भी ये बोले कि मैं आपका सुधरवा दूंगा और मैं आपको पैसा दीजिए, मैं आपको इस बनवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, फलना करवा दूंगा, फिजिकल निकलवा दूंगा, ये एकदम दिमाग से 100% निकाल लीजिए कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और बहुत से लोग कमेंट में करते ये दिखाई देंगे कि ऐसा हो रहा है, मुझे सुनने में आया है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी ईमानदारी पूर्वक फिजिकल दीजिए, और जो गलती किए हैं, अगर मान लीजिए कुछ गलती किए हैं जो मैं आगे बताऊंगा, तो उसका कोई आपको उपाय नहीं है, पैसे के बल पर आप कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए गलती किए हैं तो उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए, अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित समान कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। कहने का मतलब कि ये बता भी दिया गया था कि फॉर्म भरते समय भी आपको क्या करना है, अनारक्षित श्रेणी में ही डालना है। अनारक्षित श्रेणी मतलब कि अदर स्टेट वाले जो होंगे, अगर वो ओबीसी में डाल दिए होंगे फॉर्म, मान लीजिए बीसी में और ईबीसी में, तो वैसे भी वो बाहर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो साफ साफ फॉर्म भरते समय ये निर्देश दिया गया था, और इसमें भी निर्देश दिया गया है कि जो आपको जो होंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और अन्य हड़ताएं लागू होगी, अथवा अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने आवेदन में स्वयं समान श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अथवा इस स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए यूपी से हैं, यूपी में आप ओबीसी से हैं, तो यहाँ पर एबीसी या बीसी में आप नहीं फॉर्म डाल सकते हैं। बिहार में आपको मेंशन करना ही है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब सामान्य श्रेणी में आप फाइट कर रहे हैं, जो कि अनरिजर्व है, उस सीट के लिए सामान्य श्रेणी अनरिजर्व के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गलती से आप मान लीजिए एससी है, यूपी के एससी हैं और बिहार में भी एससी भर दिए, तो फिर आपको रद्दीकरण होगा ही होगा, फिजिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बता दिया जाएगा कि आपका मिसमैच कर दिया गया है और आपको फिर नहीं दिया जाएगा मौका। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा होता है। अब कट ऑफ तिथि देखिए, कट ऑफ तिथि क्यों मैं बार बार बताता हूं और क्यों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि, देखिए सभी आरक्षित कोटि के जो भी है, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, यहाँ पर देखिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण तिथि का आपको जो कट ऑफ तिथि है ये दे दिया है, 1 अगस्त 2020 निर्धारित किया जाता है। ठीक, इससे पहले ही आपके पास होना चाहिए, जो भी आपको क्वालिफिकेशन है 12th का, इससे पहले ही आपको होना चाहिए, इससे पहले ही आपका एज भी बचा होना चाहिए। ये नहीं कि इसके बाद आपका एज पूर्ति हो जाता है तो समझिए कि आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और अगर गलत जानकारी एज छुपा कर आप डाले होंगे तो उस स्थिति में भी बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ कम से कम ये आपको सही डालना होगा, अपना नाम सही डालना होगा, अपना कैटेगरी सही डालना होगा और अपना निवास सही डालना होगा। ये ऐसे चीज़ है जहाँ पर गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, गलती कीजिएगा बाहर हो जाइएगा, कितना भी मेहनत आप करिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये तो फॉर्म भरते समय ही बताया गया था कि एक अभ्यर्थी को आएंगे, एक ही फॉर्म भरेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, अगर फर्जी, यहाँ पर देखिए, जो अभ्यर्थी फर्जी नाम पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनके अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई फर्जी आप जानकारी सब देते हैं, गलती करते हैं, तो ये मत सोचिएगा वहाँ सिर्फ भगाया जाएगा, नहीं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, आप पर केस भी किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है, ये वाला देखिए कि अभ्यर्थी 10वीं या समकक्ष बोर्ड के परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर, मूल जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके आधार पर अपनी तिथि
जो सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर ही 10th का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, ये तो 12th आधारित है, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में आपको डीओ भी देखा जाता है, मीन्स की डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। सही सही उल्लेख करें जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट में दिया है फॉर्म भरते समय। साथ में क्या क्या सही सही उल्लेख करना है, यहाँ पर देखिए अपना नाम, पति या पिता का नाम आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, जैसे कि जिनका ब्याह हो गया है पिता और पति का नाम लिखेंगे और सही सही भरेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, क्योंकि प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए प्रमाण पत्र मिलान के समय यदि उनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक, मतलब कि ये साफ साफ लिख दिया है, वार्निंग भी दे दिया है। अब आपके दिमाग में कुछ, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी डाउट बचा होगा, बाकी बचा है तो वो भी मैं खत्म करूंगा। आगे देखिए, आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि का प्रविष्ट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण 10 नंबर पॉइंट पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। गलत आरक्षण कोटि के प्रविष्ट करते हैं, मतलब बीसी है ईबीसी डालते हैं, ईबीसी है बीसी डालते हैं, एससी है एसटी डाल देते हैं, एसटी है एससी, मतलब जो श्रेणी में आते हैं उसमें नहीं डालते हैं, तो फाइनल रूप से आपको पूरा तरीका से छाड़ दिया जाएगा। ये मेरा लिख कर रख लीजिएगा इस बात, ठीक। अतः आवेदक पूर्णतः अस्वस्थ हो कि वे किस वर्ग या कोटि के संबंध में रखते हैं, ठीक। अब वो किस वर्ग और कोटि के संबंध में आते हैं ये अस्वस्थ होले और समय समय पर बताया जाता है। यहाँ पर देखिए ये है कि आरक्षित वर्ग के आवेदक को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि श्रेणी की श्रेणी में है, जाति वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी के हेतु समान प्रशासन विभाग के वेबसाइट जो दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर समय समय पर देखते रहें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है 2-3 सवाल आपके दिमाग में आता होगा और उसका जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। 2-3 सवाल ये आपके दिमाग में आता होगा कि सर मेरा कैटेगरी गलत हो गया है तो मैं करूँ क्या, ये बीसी था बीसी डाल दिया तो करूँ क्या। आप फिजिकल छोड़िए मत, फिजिकल देने जाइए, एक प्रकार का एक्सपीरियंस है, और उस समय एफिडेविट लगा दीजिए। एफिडेविट लगाने से चांस बढ़ जाता है, ठीक। वहाँ पर जाइएगा तो तरीका भी बताएगा कि क्या आपको जनरल में काउंट किया जाएगा आरक्षित श्रेणी में कि नहीं, जब आपका नंबर अधिक होगा तो, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा कि आप ये आपको जाइए कोई भी स्थिति में एफिडेविट लगाकर, अगर कोई भी गलती भी हो जाता है तो एफिडेविट लगाकर जाइए। जो नया डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं और पुराना डॉक्यूमेंट्स अगर सीरियल नंबर या कुछ भी डेट ऑफ इशू अगर भिन्नता पाई जाती है, उनको कोई चिंता नहीं है, पुराने वाला और जो नया बनवाए होंगे उसका कॉपी आप लगाइएगा या दिखाइएगा तो खुद ही समझ जाएगा कि आपने सुधरवाया है, ठीक। तो फाइनल रूप से मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ एफिडेविट कीजिए और कोई भी ऐसा चीज़ मत कीजिएगा जिसके कारण क्या होगा आप पर एफआईआर हो जाए और पूरी ज़िंदगी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी गलत जानकारी आपको या गलत तरीके से आप वहाँ पर कोशिश मत कीजिएगा या किसी से जबान लड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा जब भी फिजिकल देने जाइएगा, क्योंकि वो उस आधार पर भी आपको बाहर किया जा सकता है कुछ भी होने पर, ठीक। अब देखिए उम्मीदवारों के रद्दीकरण, आपके उम्मीदवारों के जो उम्मीदवारी है रद्दीकरण, ऊपर तो आपको दिया हुआ है कि हस्ताक्षर अपलोड मतलब फॉर्म भरते समय के लिए दिया है, नीचे की तरफ आइएगा थोड़ा तो यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए, आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। अगर गलत पाया जाता है दस्तावेज सत्यापन में वो जो भी आपको दिया गया है, जैसे कि गलत आरक्षण कोटि भरे जाना, अनारक्षित कोटि के संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि को किए जाना, मतलब कि आप आते हैं अनारक्षित कैटेगरी से और भर दिए हैं आरक्षित कैटेगरी में, तो ये आपको क्या होगा कि आपको रद्द कर दी जाएगी, मतलब कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको रद्दीकरण किया जा सकता है, ठीक। आवेदन में गलत सूचना अगर देना ये भी आपको रद्दीकरण हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन साफ साफ लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये होगा। आवेदन में आपको देखिए दिया हुआ है साफ साफ कि आवेदन में जन्म तिथि का गलत अंकित करना ये भी आपको रद्द हो जाएगा। आवेदन में गलत लिंग, मतलब मेल है फीमेल तो मेल है और फीमेल भर दिए या फिर, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपका लिंग खुद का भरना होगा, ठीक। अब देखिए आवेदन की उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे कि वृद्धनिष्ठ तिथि को निर्धारित उम्र सीमा जो आपको दिया हुआ है डेट, उस तिथि को आपको उम्र सीमा से बाहर होना या कटअप तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करना, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, या भारत के नागरिक नहीं होना, इस आधार में भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है, या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करना, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ब्लॉक स्तर से ही बनवा रहे हैं लेकिन जाकर बनवाकर अपना वो देना है जो भी आरक्षण कोटि से आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो है कि प्रमाण पत्र सही स्वरूप और प्रस्तुत स्वरूप ना करने, जैसे कि अगर आपका विवाह हो चुका है, आरक्षण कोटि के विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, मतलब क्रीमी लेयर नहीं है तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र लेना होगा, लेकिन किसके नाम से, तो पिता के नाम से। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि पिता के नाम से आपको होगा। अगर पति के नाम से आप देते हैं या किसी और के नाम से जिनका विवाहित हो तो उनका रद्दीकरण किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से। यह नहीं कि मान लीजिए कि कोई बीसी कैटेगरी के हैं
और वो मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में शादी हो जाता है, तो वो क्या करेंगे कि जनरल कैटेगरी नहीं, मान लीजिए यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ईबीसी से हम लेते हैं, ईबीसी का सबसे ज़्यादा जो पूछा गया यहाँ से ईबीसी और बीसी का है। ईबीसी से कोई है और बीसी में शादी कर लिया, ठीक है। अब क्या कर लिया कि बीसी में शादी कर लिया और बीसी वाले जो हैं वो अपने नाम से सर्टिफिकेट, पति अपने नाम से अपने वाइफ के सर्टिफिकेट बनाकर भेज रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको रद्दीकरण किया जाएगा। या जैसे कि बीसी वाले अभ्यर्थी हैं, बीसी के जो लड़की है, फीमेल है, और वो आपको ईबीसी के लड़का से शादी कर लिया, ईबीसी के लड़का से शादी कर लिया, तो बीसी कैटेगरी में आपको बनवाना पड़ेगा, ना कि ईबीसी वाला आपको बनवाइएगा, ठीक। और पिता के नाम से बनवाइएगा, ना कि पति के नाम से बनवाइएगा। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक। किसी भी आपराधिक, अगर अब मान लीजिए आपराधिक कांड या गतिविधि में सम्मिलित है, तो उसका जानकारी आप फॉर्म भरते समय दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो छिपा लीजिएगा, जैसे ही थाना में आपका वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर खुलासा हो जाता है और वहाँ पर आपको दिक्कत होने की पूरी संभावना है, ठीक। फिर आवेदन द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको वेरिफिकेशन होगा गेट पर ही, और अगर नहीं बायोमेट्रिक में आपको पाए जाते हैं तो आपको अंदर कर दिया जाता है, मतलब कि जेल में भेज दिया जाता है एफआईआर कर कर। तो ये सभी जानकारी मैं आपको दे दिया। मुझे नहीं लगता है कि एक भी आपको डाउट बचा होगा कि क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कैसे लोगों को बाहर किया जाता है, कैसे उनको रद्दीकरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कैसे अगर कोई गलती जानकारी दे दिया है तो उस आधार पर कैसे उनको बाहर किया जाता है। यहाँ पर जस्ट यही बता दूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जितना मैंने शुरू में डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है। आप फिर यहाँ पर जैसे उसका रिस्ट, यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्या क्या लेकर जाइएगा। सबसे पहले आधार कार्ड लेकर जाइएगा, फोटो लेकर चले जाइएगा 2 गो, और सबका कॉपी भी लेकर जाइएगा, ये ध्यान में रखिए, ओरिजिनल के साथ साथ कॉपी भी। तीसरा में आपको कोरोना वाला जो आपको सर्टिफिकेट निकलवाइएगा वो लेकर जाइएगा। चौथा में आपको देखिएगा मैट्रिक का रिजल्ट और आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। पांचवा में क्या करना है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट और प्रोविजनल या सर्टिफिकेट होगा वो लेकर जाना है। और जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिलता है वहीं लेकर आपको जाना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर छठा नंबर पर आप देखिएगा कि छठा नंबर पर यहाँ पर क्या लेकर जाना है, तो जो जाति से आते हैं उस जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, फिर निवास लेकर जाना है, और बीसी ईबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर लेकर जाएंगे, और जो आपको होम गार्ड वाले होंगे अपना लेकर जाएंगे, और जो फ्रीडम फाइटर वाले सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, और जो गोरखा मूल के हैं गोरखा मूल वाले सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ओवरऑल इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। साथ में अपना अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी लेकर जाइएगा। ये आपको क्या करता है कि कट ऑफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें आपका फायदामंद होगी, ठीक। तो ये सभी जानकारी मैं आपको दे दिया, और अगर डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब एक भी आपका कोई डाउट बचा हुआ है। फिर भी अब कौन से लड़के छड़ सकते हैं, तो लड़के वहीं छड़ सकते हैं जिनको डीओ भी गलत जानकारी दिए हुए हैं, क्योंकि आरक्षण उससे प्रभावित होता है। अब आरक्षण कोटि गलत भरना, उससे आरक्षण प्रभावित होता है। अपने नाम गलत भरना, क्योंकि लास्ट में अल्फ़ाबेट आपको देखा जाता है, आपका नाम देखा जाता है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनता है। देखिए, जब भी मेरिट बराबर होगा या जब भी नंबर बराबर होंगे, जिस आधार पर मेरिट बनते हैं, वहां पर अगर गलती करते हैं तो पूरा लिस्ट सुधारने का आपको सीएसबीसी नहीं ना बैठेगा आपके चलते, और कुछ अभ्यर्थियों के चलते, उनके गलती के चलते, इसलिए उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको जैसे कि और किस में, तो निवास मैंने बताया, उसके चलते ही आपको होता है। और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किए हैं उसका छाया प्रति लगाने के लिए, ठीक। तो यही मुझे बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।